नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड कैसे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शंस के बारे में, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है। अब देखिए भैया, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि ऑक्टेन का मीनिंग क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है वो समझते हैं। सबसे पहले ऑक्टेन का जो मेजरमेंट किया जाता है वो फ्यूल के लेके किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ विमान का फ्यूल मापने के लिए ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही फ्यूल अच्छा होगा। ऑक्टेन संख्या जितनी ही ज़्यादा अच्छी मतलब अधिक होगी, ऑक्टेन की संख्या अधिक होने पर फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होगी। फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होगी, बालकों, क्वालिटी अच्छी होगी। ये हम इस बात से समझ सकते हैं। अगर सपोज करो, मैं इस बात को ऐसे समझाता हूँ आपको, कोई फ्यूल है, मैंने F डिनोट कर रहा हूँ फ्यूल को। अगर इसका ऑक्टेन नंबर है 0 और एक का नंबर है F100, तो फ्यूल की क्वालिटी कौन सी अच्छी है? 0 वाली नहीं है, अच्छी है 100 वाली। इन दोनों में जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो फ्यूल क्वालिटी सबसे अच्छी किसकी है? F2 की है। तो इस बात से आप इस चीज़ को इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? n हेक्टेन। क्यों होगा कि रीजन क्या है? n कोई नंबर्स है, अब उसको हम डिसाइड करेंगे कितने नंबर हमें देना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है बच्चों? यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? एक ऐसा निकाय जो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय का काम करता है, तो वो कौन सा है बच्चों? ठीक है, फाइनेंस कमीशन। क्या है? फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के। आर्टिकल नंबर क्या आता है इसमें? 280 में आता है। देखो मैं पहले बताता हूँ इसके बारे में। वित्त आयोग, वित्त आयोग का जो गठन होता है आर्टिकल नंबर 280 के अकॉर्डिंग होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या? ये संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक निकाय है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी जो नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो हमारे सामने आंसर क्लियर हो गए। तीनों बातें इससे रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इस चीज़ का ले सकते हैं। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य ये संतुलन बनाने का कार्य बच्चों करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पैरोडाइड क्या है? एक्चुअली क्या है? ये आगन्य चट्टानों के टाइप हैं। चारों की चारों क्या हैं? आगन्य चट्टानों के टाइप हैं। अब आपको मैं बता दूं कि इग्नियस चट्टानें बनती कैसे। इग्नियस यानी कि आगन्य चट्टानों के ये प्रकार हैं। आगन्य यानी कि इग्नियस जो चट्टानें होती हैं उनके बच्चों ये टाइप हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसे मैंने कहा ये सतह है, ये सतह है, धरती है। अब यहाँ से मेग्मा निकला। ठीक है, अब मेग्मा जब ये ठंडा होके जो चट्टानें बनाएगा, ये जो ठंडा होके जो चट्टानें बनाएगा ना, सर्वप्रथम ये जो चट्टानें बनेंगी बच्चों ये आगन्य चट्टानें होंगी। ये कौन सी चट्टानें होंगी? आगन्य चट्टानें। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। कौन सी चट्टानें होंगी? ये आगन्य चट्टानें होंगी, क्योंकि जब ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी लावा या मेग्मा के रूप में बाहर आता है और ये जमा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मेग्मा ठंडा होता है, किसका रूप ले लेता है बच्चों? आगन्य चट्टानों का, इग्नियस चट्टानों का। और इग्नियस चट्टानों के कई टाइप चलते हैं। जैसे मैंने कहा सतह, और सतह के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आगन्य चट्टानों के ज़्यादातर जो टाइप है वो क्या बनते हैं? ऊपर बनते हैं, और कुछ बनते हैं नीचे। ठीक है, ऊपर वाले यानी कि सतह के ऊपर वालों को बोलते हैं बहिर्भाग। ठीक है, इनको बोलते हैं अंतःभाग आगन्य चट्टानें। बहिर्भाग आगन्य चट्टानें जो यहाँ पे बन रही है उनको क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी की सतह में बनने वाली वो है अंतर्भाग, और पृथ्वी की सतह के ऊपर बनने वाली जो चट्टान है उन्हें बोलते हैं बहिर्भाग। ठीक है, एक्सट्रूसिव। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सट्रूसिव। और इनको क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव। तो हमसे ये पूछा गया है ये किस टाइप की चट्टानों के टाइप हैं। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों अपने प्रेफरेंस है। आंसर तो बहिर्वेदी यानी कि एक्सट्रूसिव रॉक्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से ए हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये होता है इसकी जगह आता इग्नियस चट्टान है, तो आंसर और सही हो जाता। इसकी जगह क्या आंसर ऑप्शन आ सकता था? इग्नियस चट्टानें आ सकता था। तो ये बात ध्यान रखना। तो आगन्य चट्टानें हो जाएगा यहाँ से ये आंसर। ठीक है, अब पूछा गया है कि आपसे क्या
कायांतरित चट्टानें और अवसादी चट्टानें इन्हीं से ही बनती हैं। जैसे इस बात को ऐसे समझते हैं कि इस, दोबारा समझो इस बात को कि भैया यहाँ से लावा निकलना प्रारंभ हुआ। वॉइस क्लियर है ना भाई? हाँ वॉइस क्लियर है एकदम, देख लीजिए। हाँ ठीक है, डन। आइए, मैंने कहा यहाँ से लावा निकला, मेग्मा बना, आगे ने चट्टानों में चेंज हुआ, फिर ये अलग अलग चट्टानों में चेंज होता है बच्चों। ठीक है, कायांतरित और परतदार चट्टानें, जैसे मैंने कहा परतदार, ठीक है, और फिर अवसादी वो सॉरी कायांतरित। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ये टाइप चलते रहते हैं, हमें सिर्फ अपने आंसर यहाँ से हमें याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना तो हम आंसर यहाँ से कर देंगे। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं होती है? पहले ये समझते हैं कि कपलिंग एंड रिपल्सन क्या है। कपलिंग और रिपल्सिंग क्या है? कपलिंग और दूसरा वर्ड क्या था? रिपल्सन। अब इन दोनों वर्डों को समझने का मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आप यूं समझिए कि कपलिंग के मतलब क्या है, जैसे एक बस में लोग कुछ बैठे हुए हैं, ठीक है, और सीट पे अगर वो पास पास वाली सीट पे बैठे हुए, जैसे मैंने कई सारी सीटें बना दी आपके लिए, ये देखिए आप डिनोट जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। इस एग्जांपल को कैसे समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो कपलिंग बना, कपल का मतलब क्या है कि दो व्यक्ति दोनों सीटों पर पास पास बैठे हुए हैं, तो ये तो हो गया कपलिंग, ठीक है। और दूसरा है रिपल्सन। रिपल्सन क्या है कि बंदे सीट पे तो हैं लेकिन वो दूर दूर सीटों पे हैं। कपल तो क्या थे, एक दूसरे की सीट पास पास बैठे हुए थे, लेकिन एक बंदा तो बैठा हुआ फर्स्ट सीट पर और एक बैठा हुआ है 7वीं सीट पर, तो इसको बोलते हैं रिपल्सन। तो ये जो दोनों टाइप होते हैं ना, ये लिंकेज के टाइप होते हैं। किसके टाइप होते हैं बच्चों? ये लिंकेज, लिंक करने के टाइप होते हैं। कौन कौन से? कपलिंग एंड रिपल्सन। अब देखते हैं ऑप्शन में कहां दे रखा है। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्था होती है? सहलग्नता की होती है, यानी कि ये लिंकेज की होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। दोनों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि भैया कि कपलिंग क्या है और रिपल्सन क्या है? तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना की वास्तविक वृद्धि दर लक्ष्योन्मुखी वृद्धि दर की अपेक्षा उच्चतर थी? मतलब इस बात को ऐसे समझिएगा आप लोग कि मैंने कोई टारगेट लिया कि मुझे 10% काम करना है, लेकिन हो कितना गया? 12%। मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा। तो ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें कि गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था 5% लेकिन हुआ 6%? मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आए, तो वो थी 7th 5 ईयर प्लान। क्या होता है कि 7th 5 ईयर प्लान में क्या होता है कि हम जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया था 5% हमें लेके चलना, इतनी ग्रोइंग रेट भारत देश की होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन रिजल्ट जो आया वो आया 6.01%। तो ये जो हमने उम्मीद की थी उससे बढ़िया रिजल्ट था। तो ये किस 5 ईयर प्लान में होता है बच्चों? 7वें 5 ईयर प्लान में ऐसा होता है। अब आगे चलते हैं, 5 ईयर प्लान को समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी? 5 ईयर प्लान। फाइव ईयर प्लान, ठीक है ना। 5 ईयर प्लान को समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले जाना चाहते हो तो ले लेना, क्योंकि मैं पूरा की पूरा आपको यहाँ पे डिटेल बताने वाला हूँ। देखिए 5 ईयर प्लान के अंदर करना क्या है अपने को। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कौन थे वो? देश के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है। पहला क्या होता है बच्चों? 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है। पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के पश्चात तो पहले 5 ईयर प्लान का जो टारगेट रखा जाता है वो टारगेट रखा क्या जाता है? एग्रीकल्चर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एग्रीकल्चर जो वो टारगेट जो रखा जाता है एग्रीकल्चर। जैसे हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। तो भारत देश में जो पहले 1951 से पहले जो ज़्यादातर लोग बिजनेस कर रहे थे वो खेती के कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई IT कंपनी रनिंग कर रहा है या अपना बिजनेस रन कर रहा है। बिजनेस में सीधा जो बिजनेस आता था वो खेती का आता था। हमारे देश कृषि प्रधान देश है और अंग्रेजों के अंडर में हम कृषि ही कर रहे थे। तो सरकार ने पहला प्लान बनाया कि हमारा देश कृषि प्रधान है तो हम क्या करेंगे? कृषि को बढ़ावा देंगे। तो इंडिया का पहला प्लान जो होता है पंचवर्षीय योजना का वो एग्रीकल्चर होता है। सेकंड में जो स्टार्ट वो सम्मिलित जो किया जाता है, सेकंड प्लान जो सेकंड 5 ईयर प्लान में ये इंक्लूड किया जाता है इंडस्ट्री को। किसको इंक्लूड किया जाता है? इंडस्ट्री को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान क्या होता है? इंडस्ट्री को लेकर होता है। सेकंड 5 ईयर प्लान क्या होता है? ये इंडस्ट्री को लेकर होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान जो आता है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, असफल रहता है। और इसमें क्या किया जाता है? एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों को ही जोड़ दिया जाता है। रिजल्ट क्या आता है? पहला 5 ईयर प्लान का प्लान के वो टारगेट क्या था? एग्रीकल्चर। सेकेंड का टारगेट क्या बना? इंडस्ट्री। और थर्ड में क्या किया? दोनों को मर्ज कर दिया।
तो आप 3 टारगेट तो यहाँ से या तीनों पर्पजेज आप कैसे याद रख पाओगे? पहले 5 ईयर प्लान का पर्पज क्या था सर? एग्रीकल्चर। दूसरे का क्या था? इंडस्ट्री। और थर्ड में दोनों ही प्लान को मर्ज कर दिया जाता है। तो फर्स्ट जो थर्ड पहली जो 3 5 ईयर्स प्लान्स थे आप ऐसे इनको याद रख सकते हो, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चलते हैं 4th ईयर यानी कि 4th 5 ईयर प्लान पर। 4th 5 ईयर प्लान में क्या टारगेट रखा जाता है, क्या पर्पज रखा जाता है? गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी हटाओ, ठीक है ना। 5th में भी ये सेम रखा जाता है। 6 में क्या कर दिया जाता है? 6 में गरीबी प्लस प्रोफेशन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो आप देखिए हमारे देश में 5 ईयर प्लान जो बनाए गए थे, जो आज बेसिक समस्या हैं उनको दूर करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वह प्रॉब्लम आज भी दूर नहीं हुई है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मैं हमें स्टार्टिंग में बता चुका हूँ और इन सभी पर्पजेज को आपको याद रखना है। पहले 5 ईयर का प्लान का पर्पज क्या होता है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, 4th का क्या है, 5th का क्या है और 6th का क्या है। तो ये बातें आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से बी आंसर अपना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन का रोक दे तो तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण का अवास्तविक मान क्या होगा? मतलब ये कहना चाह रहा है हमसे, जैसे पृथ्वी है भैया, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है, लगातार घूम रही है। अब घूमती किस कारण है? अपकेंद्रीय बल के कारण, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल बल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल वर्ड जो बल होता है या फोर्स जो होता है, फोर्स के कारण क्या कर रही है? ये घूम रही होती है। अब जितना ये ज़्यादा घूमती है उतना ही क्या होता है कि बच्चों, जितना ये रोटेट कर रही है उसकी जो ग्रेविटी होती है उतना ही ग्रेविटी पे इम्पैक्ट डालती है। जैसे मैंने कहा ये भूमध्य रेखा है, मैंने कहा ये पोल्स है, ठीक है। मैंने क्या कहा बच्चों? ये पोल्स है। अब जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये रोटेट करती है, रोटेशन जैसे जैसे घूमता है, रोटेशन होता चला जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है तथा ध्रुवों पर क्या होता है बच्चों? कम होता है। ये बात ध्यान रखना, ध्रुवों पर क्या होता है? कम होता है। और यहाँ पे यानी कि जो भूमध्य रेखा जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल बल कम होता है। अब ये घूमना ही बंद कर देगी तो क्या होगा? जो ग्रेविटी है यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो बढ़ जाएगा। क्या होगा बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो यही तो हमसे पूछ रहा है कि ये जब राउंड करेगी या घूर्णन करेगी या रोटेशन करेगी तो इसका इम्पैक्ट इस पर क्या पड़ने वाला है। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल ये होगा बच्चों, सर्वत्र जो ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो बढ़ जाएगा। ये हमसे पूछा जा रहा है। और किस बल के कारण होता है? ये सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण ये होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। याद रखोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पे होता है, और पोल्स पे सबसे कम होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदती है तो बैंक रिजर्व क्या होते हैं? प्रतिभूतियां। पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब केंद्रीय बैंक और नॉर्मल बैंक में अंतर जानने का प्रयास करते हैं। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बोले तो सेंट्रल बैंक से क्या मतलब रखना अपने को बच्चों? ये है हमारा आरबीआई। और नॉर्मल बैंक का मतलब क्या है बच्चों? कमर्शियल बैंक, जैसे कि मैं आपको समझा दूं एसबीआई। ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को दोबारा देखिए। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदता है, तो प्रतिभूतियां खरीद रहा है यानी सिक्योरिटी ये परचेज कर रहा है, तो परचेज करने वाला पैसा चुकाता है। तो मतलब ये परचेज कर रहा है तो ये इससे मनी जा रही है, बाहर नहीं जा रही है? बताओ मनी किसके पास इकट्ठी हो रही है? एसबीआई के पास। मनी तो किसके पास जा रही है बच्चों? एसबीआई के पास। और इस चीज़ को आप ऐसे और समझो, दूसरा तरीका मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बता देता हूँ। और परचेज कौन कर रहा है? मैं एरो लगा के समझा रहा हूँ ये चीज़। ये कोई भी संपत्ति में इसको सिक्योरिटी का हवाला दे देता हूँ यहाँ से। ये सिक्योरिटी कौन परचेज कर रहा है बच्चों? सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई कर रहा है। और दूसरी तरफ कौन सेल कर रहा है इसको? एसबीआई। लेकिन अब जो सेल करेगा उसके पास पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए आप? अब इनके पास पैसा जाएगा तो पैसा किसके पास ज़्यादा होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। आओ वापस से, ठीक है। जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदता है तो बैंक रिजर्व किसके बढ़ेंगे? तो सीधी सी बात है, बैंक रिजर्व को क्या होगा? रिजर्व बैंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो गलत है भैया, वैसा ही रहता है। ये भी गलत है। विस्तृत होता है या संकुचित होता है? आप इसका आंसर दे सकते हो। क्या होगा? एक्सपेंड होंगे यानी कि विस्तृत होंगे। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। तो आप इस एग्जाम्पल को ढंग से स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, आइए। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कितनी अवधि तक पदासीन रहते हैं? ठीक है।
अब देखिए यूपीएससी हमारे जो सेंटर एग्जाम्स की जो भर्ती करवाता है, जिसमें यूपीएससी एग्जाम यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो आती हैं सेंट्रल एग्जाम की, वो कौन करवाता है बच्चों? यूपीएससी करवाता है। तो इसका जो पीठासीन अधिकारी होता है, पदासीन जो अधिकारी होता है, वो कब तक पोस्ट पर रह सकता है? तो इसके ऑप्शन देखो क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का होने तक या उससे पहले। मतलब ये कहना चाह रहा है यदि किसी को हायरिंग 55 ईयर्स में हुई है तो 55 ईयर्स से 6 साल 61 में हो जाती है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं ये चीज़ें समझाता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति की हायरिंग हुई या कोई प्रेसिडेंट बन गया, ये समझो आप थोड़ी देर के लिए, अध्यक्ष बन जाता है वो, और अध्यक्ष बना है 55 ईयर्स में, तो इसकी 6 ईयर्स ऐड करेंगे अपन, तो रिटायरमेंट कब हो जाएगा बच्चों? 61 ईयर में। अगर किसी व्यक्ति की हायरिंग हुई है 62 में, तो और इसको रिटायरमेंट कब लेना पड़ेगा? 65 ईयर्स में। मतलब कहने का है जिसकी जो 6 साल पहले पूरी हो जाए या 65 ईयर्स पहले हो जाए, उसे क्या लेना पड़ेगा बच्चों? रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट के हैंड्स पे होता है कि इसका एक्सटेंशन दिया जा सकता है। वो जो वर्तमान सरकार होती है उसके अंडर में होता है कि किसी भी जो प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, उसके जो चेयरमैन होता है, उसको एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो धाराएं बनाई गई हैं या जो नियम कानून बनाए गए हैं, वो रिटायरमेंट के कितने हैं बच्चों? या तो आप 65 वर्ष पूरे कर चुके हों या क्या हो चुका हो 6 वर्ष, दोनों में से जो पहले होता है तभी रिटायरमेंट या आपको रिजाइन देना होता है। तो हमारा आंसर तो हो गया यहाँ से ए। बाकी 63 गलत है, 60 गलत है, और यहाँ पे अगर 65 की जगह 4 की जगह 5 होता तो हमारा ये भी आंसर सही होता। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत सारे आ रहे हैं। पिछले कुछ समय को हम देखते हैं तो स्टेटमेंट वाले बच्चों क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप सीजीएल में आप बैठ रहे हो, हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको डाले थे स्टेटमेंट वाले, सेम कॉपीज क्वेश्चन भी आए हैं, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है जी, आओ। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। रथ एक टीवी, बिल्कुल कहा जाता है। मैंने आपको एक तरीका बताया था बच्चों, रथ एक टीवी, ठीक है ना, टीवी कर लो इसको। ठीक है, रथ से मैंने बताया था आपको रेटिनॉल, याद करो। थे से बताया था आपको थायमिन, ठीक है, और ऐसे बताया था एस्कॉर्बिक। तो इसका मतलब ये तो सही है, याद करो, कुछ याद आ रहा हो तो आपको। अब ये देख सकते हो, तो हमारा आंसर ये एक सही आता है। दूसरा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा आर, इससे को क्या, सॉरी किसका पूछा इसने? डी का। हाँ, डी से क्या होता है? ए बी सी डी, डी से होता है बच्चों रिकेट्स। बात समझ में आई कि नहीं? रिकेट्स होता है। जैसे आपसे ये पूछ ले कि भैया मुझे तो ये बता दो विटामिन बी से कौन सा होता है, तो विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। बात समझ। विटामिन ए से कौन सा होता है? रतौंधी, ठीक है। सी से कौन सा होता है? स्कर्वी। डी से अपन ने अभी डिस्कस किया कौन सा होता है? डी से रिकेट्स। और आपसे के से पूछ लिया जाता है क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता, ठीक है। तो आप देखिएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन अपने तीनों के तीनों सही है, डी। ऑप्शन क्या है बच्चों? जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों सही हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दिहली आवृत्ति किसे कहते हैं? यानी कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच। इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जिसके नीचे प्रकाश वैद्युतीय उत्सर्जन संभव नहीं होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो, आप इसकी स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हो। चलें नेक्स्ट पर, ठीक है। आइए क्या करते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो ये मतलब कहना ये चाह रहा है कि भैया हमसे वॉइस क्लियर है, तो ये कहना चाह रहा है कि एनजीटी, एमसीपी और एनएमए और पीआईएल में गलत कौन सा है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा आप लोग सारे क्या है, ठीक है। आइए निम्नलिखित में से, जैसे कि मैंने कहा इसने क्या पूछा, गलत नहीं, वो सही नहीं है, मतलब 3 तो गलत सही होंगे, एक गलत होगा। नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल ये गलत है, इसमें आएगा ग्रोथ की जगह ग्रीन। बात याद रखोगे कि नहीं रखोगे? ग्रीन आएगा बच्चों, क्या आएगा? ग्रीन आएगा। बाकी ये सही है, नहीं है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सही है, प्राइस है, ठीक है। एनएम नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी
PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ए आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ए आंसर यहाँ से हम कर देंगे। ठीक है, आइए ठीक है। संकेत भाषा का संबंध किससे है? संकेत भाषा बोले तो डेक्टोग्राम। डेक्टोग्राम का क्या मीनिंग है वो समझते। देखो डेक्टोलो का मतलब होता है उंगली। डेक्टोलो का मतलब क्या होता है बच्चों? उंगली होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, उंगली होता है। अब दूसरा पूछा गया है कि ग्राम, और ग्राम का मतलब होता है मापन करना या फिंगरप्रिंट करना। क्या करना? मापन। मतलब कि फिंगरप्रिंट या उंगली का मापन करना क्या होता है? डेक्टोग्राम होता है। तो अब यहां से आंसर क्या होगा? अंगुली छाप या उंगली छाप। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, फिंगरप्रिंट। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट को, कथन को ढंग से पढ़ना है, देन आंसर अपने को करना है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी। बिल्कुल सही बात है भैया, अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो विशाल स्नानगर की खोज हुई है। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों। थर्ड देखते हैं। हड़प्पा जो है पंजाब के पाकिस्तान प्रांत, वो पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में। ठीक है। पार्टीशन जब होता है भारत देश का, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, पाकिस्तान में जो पंजाब जाता है और भारत में जो पंजाब है, किसी टाइम पर एक ही पंजाब का पार्ट हुआ करते थे। और भारत से ज्यादा पंजाब किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। तो हमारे तीनों ऑप्शंस चाहिए। यहां से क्या है बच्चों? तीनों के तीनों ऑप्शंस सही हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कि हमसे यह पूछा जा रहा है प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग कौन सी है। तो देखो, बाघ की नहीं है, अजंता भी नहीं है और अमरावती नहीं है। तो यह है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं मिलती हैं हमें मध्य प्रदेश के अंदर। भीमबेटका की जो गुफाएं मिलती हैं बच्चों, कहाँ पे मिलती हैं? वो मध्य प्रदेश में मिलती हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में होती हैं। ये बात को आपको क्या रखना है बच्चों? याद रखना है। अब ये जो चित्रकारी हो रही होती है, ये मैं आपको बता दूं, चित्रकारी गेरुआ कलर से हुई थी। कि पहले क्या था? ईंटों, जैसे गेरुआ कलर जो होता है वो ईंट के कलर का होता है। पहले ऐसे पर्टिकुलर कलर से नहीं थे कि व्हाइट होना, रेड होना, ब्लैक होना, ऐसा नहीं था। जो सबसे पहले कलर भी आता है वो होता है गेरुआ कलर। और जो पेंटिंग होती है सबसे पहले प्री हिस्टोरिक टाइम पर, वो किसकी होती है? भीमबेटका में। किसकी होती है भैया? चित्रकारी। और दूसरी कलर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कलर होगा गेरुआ। ठीक है ना, पर्टिकुलर ये ध्यान रखिएगा, गेरुआ कलर का ये होता है। ये पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि भीमबेटका के अंदर कौन से कलर की जो पेंटिंग पाई गई है, तो वो किस कलर की पाई गई है? गेरुआ रंग की। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भीमबेटका किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। आपसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये क्या पूछा जाएगा? प्रो हिस्टोरिक टाइम की है, टाइम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो परमानेंट सेटलमेंट दिया था, जिसने स्थायी बंदोबस्त जो नियम दिया जिस व्यक्ति ने, वो कौन से व्यक्ति थे? फिर ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। इनकी जो मृत्यु होती है वो 1805 में होती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कब होती है? 1805 में होती है। और इनकी जो कब्र बनाई जाती है वो गाजीपुर यूपी में बनाई जाती है। कहाँ पे बनाई जाती है बच्चों? गाजीपुर यूपी में बनाई जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट देने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब दूसरे जिक्र हुआ है दूसरे शहर का, वाराणसी। भारत की स्पिरिचुअल कैपिटल, यानी कि भारत की आध्यात्मिक राजधानी। भारत की आध्यात्मिक जो राजधानी है वो किसी को कहा जाता है? काशी को कहा जाता है, यानी बनारस को कहा जाता है। बनारस के बच्चों कई सारे नाम हैं। देखो मैंने कहा बनारस, और भारत के पूरे विश्व के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है वाराणसी। बनारस, काशी, बनारस के साथ काशी, और दूसरा नाम क्या होता है इसका? तीसरा नाम वाराणसी। तो आप समझ सकते हो कि एक ही सिटी के कितने सारे नाम हैं? 3 से अधिक नाम है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है। बलिया और गोरखपुर दोनों के दोनों कहाँ पे? ये भी यूपी में ही है। ठीक है। आइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? देखो सबसे पहले हमारे माइंड में यह आना चाहिए कि जजिया कर क्या होता है। कई लोग इसे जिजिया कर भी बोलते हैं। जजिया कर वो है जो नॉन मुस्लिमों पर लगाया जाता है, मुस्लिमों के द्वारा। किस पर लगता है बच्चों? नॉन मुस्लिमों पर लगता है ये टैक्स। सीधी सी बात थी, इनकम बढ़ाना था। ठीक है। वहाँ के जो राजा होते हैं, जो शहंशाह होते हैं, वो इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो अब बात ही आती है कि लगना कब प्रारंभ होता है, तो ये दिल्ली सल्तनत में लगता है सबसे पहले। और दिल्ली सल्तनत कब प्रारंभ होती है? तो 1206 में दिल्ली सल्तनत बच्चों प्रारंभ होती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए नॉन मुस्लिम सॉरी जजिया कर कब लगाया गया था, पहली बात तो ये याद रखो, ये एनुअली टैक्स था, हर साल लिया जाता था। जजिया टैक्स जो होता है एनुअली टैक्स होता है, हर साल दो, नहीं तो आप या तो धर्म परिवर्तन करो, या आप दूसरा बात क्या करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो, यानी कि पैसा दो।
दिल्ली सल्तनत प्रारंभ कब होती है? तो दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होती है 1206 से लेकर 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत रहती है। तो बख्तियार नाम का एक व्यक्ति आता है और वो क्या लगाता है? टैक्स लगाता है। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? जिजिया टैक्स सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में लगाया जाता है। अब हमसे ये पूछा गया है कि ब्राह्मणों पे किस व्यक्ति ने लगाया था, तो ब्राह्मणों पे लगाने वाला व्यक्ति था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर टैक्स लगाया था, यानी जिजिया टैक्स। ब्राह्मणों पर जिजिया टैक्स कौन लगाता है? तो ये लगाता है फिरोज तुगलक। अब दूसरा पार्ट इसका आता है कि बच्चों किस व्यक्ति ने हटाया था मुगल सल्तनत में? तो मुगल सल्तनत के दौरान अकबर ने ये टैक्स समाप्त कर दिया था। मुगल सल्तनत में जिजिया कर समाप्त किया किस व्यक्ति ने किया? जिजिया कर समाप्त किया वो किसने किया? वो किया अकबर ने। अब मुगलिया सल्तनत में अगेन दोबारा से लगा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब पुण्य जिजिया कर लगाता है। कौन सा कर लगाता है बच्चों? जिजिया कर लगाता है। ठीक, इसके बाद कौन सा मुगल शासक होता है जो हटाता है? महमूद शाह रंगीला। रंगीला इसको हटा देता है और कंप्लीट जो हटाने का काम करते हैं, कंप्लीट जजिया कर अंग्रेजों के द्वारा हटाया जाता है। पूर्णतः जजिया कर को अंग्रेज समाप्त करते हैं। पूर्णतः अंग्रेज जिजिया कर को समाप्त करते हैं। तो ये जिजिया कर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि भैया कब लगता है, कौन हटाता है, कौन ब्राह्मणों पे लगाता है, कौन और मुगलिया सल्तनत के दौरान पुण्य लगाता है, और कौन कौन से मुगल शासक रहे जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया, और पूर्णतः भारत में किसने जजिया कर समाप्त किया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत काम की है जिजिया कर के बारे में। एक आपके स्लाइड में पूरा के पूरा जिजिया कर समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। चल सकते हैं आगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे चलते हैं, आइए नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो प्रारंभ होता है वो 8 अगस्त 1942 को होता है। किसके नेतृत्व में होता है? लीडर कौन होता है? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी होते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन में एक स्लोगन बहुत फॉलो किया जाता है, करो या मरो, डू एंड डाई। करो या मरो यानी कि डू एंड डाई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है पहली बात तो। अब इस व्यक्ति के बारे में पूछा गया है जो जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियां बनाता है, मतलब कि साइलेंट अंडरग्राउंड होकर क्या करता है, वो प्लानिंग करता रहता है अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो व्यक्ति का नाम है बच्चों जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन का, प्रोटीन का, हार्मोन का, एंजाइम का। तो हमारे शरीर में निर्माण जो नहीं होता वो नहीं होता विटामिन का। किसका नहीं होता? विटामिन का। और विटामिन की मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड नहीं है, सिल्वर क्लोराइड, जिंक फास्फेट, चूहे का विष। ये बिल्कुल एकदम हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सही हो जाएगा। चलिए, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरण से सबसे कम संप्राव्य है? मतलब बात यह है कि जो विकिरण यानी कि जो विकिरण जो होता है उसकी वजह से मानव का कौन सा अंग सबसे कम प्रभावित होता है? तो वो होता है लंग्स यानी कि फेफड़े। सबसे कम प्रभावित कौन से होते हैं बच्चों? लंग्स होते हैं। फेफड़े सबसे कम प्रभावित होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, जो हार्मफुल रेडिएशन होता है उसकी वजह से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया 2 दिवसीय अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था बच्चों दिल्ली विधानसभा में। कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली विधानसभा में। ठीक है, हमारे देश के गृह मंत्री कौन है अभी करंट में? अमित शाह। और इस गृह मंत्री के बारे में यानी कि होम मिनिस्ट्री के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना आप लोग, होम मिनिस्ट्री ही सेंसस कराती है। होम मिनिस्ट्री क्या कराती है? सेंसस कराती है। और सेंसस के बारे में लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011 में। और 2021 में हमारे देश में कोई सेंसस नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट ने जो कारण दिया वो दिया था कोरोना पैंडेमिक यानी कोरोना महामारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस
तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है बच्चों 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे 2 साल का विस्तार मिला है? तो ये मिला है भैया राहुल सिंह को। जैसे मैं अभी आप यूपीएससी के बारे में बात कर रहे थे और मैं ये बोल रहा था आपसे कि प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के पद को एक्सटेंशन मिल सकता है, तो सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं उनको एक्सटेंशन मिला है राहुल सिंह को। ये बात अपन को यहाँ से याद रखनी है। मैं यूपीएससी की बात कर रहे थे और यहाँ पे एक्सटेंशन मिला किसको है? सीबीएसई को। ठीक है। विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर की किस तिथि को मनाया जाता है? जैसे कि हिंदू कैलेंडर जो चलता है मून यानी कि चंद्रमा के अनुसार चलता है। इसका पहला मंथ जो आता है वो आता है चैत्र। पहला मंथ कौन सा आता है? चैत्र। और इसको फर्स्ट मंथ बोलते हैं। 12th मंथ जो आता है वो क्या आता है बच्चों? फाल्गुन। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो संस्कृत दिवस मनाया जाता है जिस दिन रक्षाबंधन होता है ना। रक्षाबंधन कब होता है? श्रावण की पूर्णिमा के दिन। तो सावन जिसको हम बोल रहे हैं, सावन की पूर्णिमा के दिन हम विश्व संस्कृत दिवस मनाते हैं। ये बात ध्यान रखना। और मैं आपको यहाँ से 12 महीनों के नाम डिनोट करवा देता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला चैत्र मंथ होता है बच्चों। ये फेस्टिवल्स मैंने क्लास में कई बार आपको पढ़ा रखा, बहुत सारे देखो ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चैत्र। चैत्र के बाद कौन सा मंथ आता है बच्चों? वैशाख। वैशाख के बाद कौन सा आता है बच्चों? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ के बाद कौन सा आता है बच्चों? आषाढ़। और आषाढ़ के बाद कौन सा आता है बच्चों? श्रावण। श्रावण के बाद कौन सा आता है बच्चों? भाद्रपद। ठीक है। भाद्रपद के बाद कौन सा आता है बच्चों? अश्विन। अभी जो महीना चल रहा है वो अश्विन का चल रहा है। फिर कौन सा आएगा बच्चों? कार्तिक। कार्तिक के बाद कौन सा आता है बच्चों? मार्गशीर्ष। और मार्गशीर्ष में के बाद आता है पोष। और पोष में पोष बड़े खाने जाते हैं बहुत लोग। ठीक है। और पोष के बाद कौन सा आता है बच्चों? माघ। और लास्ट एंड फाइनल मंथ आता है बच्चों फाल्गुन। ठीक है। और जो श्रावण जो मंथ है उसकी जो पूर्णिमा आती है तो उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन संस्कृत दिवस, वर्ल्ड संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और हर एक मंथ के 2 पहलू होते हैं या 2 पखवाड़े होते हैं जिनको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। क्या बोलते हैं बालकों? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोला जाता है। कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उस दिन क्या मनाते हैं हम लोग? अमावस्या। हमें सिर्फ खीर खाने से मतलब होता है, मम्मी बना देती है, हमें ये नहीं पता कि खीर क्यों बना रहे होते हैं। सेम कहानी होती है। शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उस दिन मनाते हैं पूर्णिमा। तो आप सर ये कहना चाह रहे हो कि पूर्णिमा जिस दिन आएगी तो महीने का एंड होगा? बिल्कुल सही बात है भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर 15 दिन की 15वें दिन एक फेस्टिवल आता है जिसको एक को बोलते हैं अमावस्या और एक को बोलते हैं पूर्णिमा। अमावस्या के दिन भी हमारे घर खीर बन रही है और पूर्णिमा के दिन भी खीर बन रही है। तो आप कभी जब अभी याद है, अब यहाँ से याद रखना कि अमावस्या का मतलब ये है कि महीने का बीचों बीच चल रहा है, महीने के 15 दिन समाप्त हो चुके हैं। और हमारे जो हिंदू सनातनी के अंदर क्या होता है, हिंदू वर्ष के अंदर जब पूर्णिमा जब आती है, पूर्णिमा के दिन मंथ का एंड हो जाता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? मंथ का एंड होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है? तो अफ्रीकन देश है केन्या। ये बात आप लोग यहाँ से देखना, हाल ही में ये घोषणा की है WHO ने। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो वीडियो अच्छा लगे तो आपको बच्चों शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।